हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम लोग डील किए थे। और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, वह है नाइट्रिक एसिड HNO3। वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या प्रॉपर्टीज है नाइट्रिक एसिड का, कैसे बनाया जाता है और कितना इम्पॉर्टेंट जो है उसको हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रिक एसिड फार्मूला जान ही रहे हैं HNO3, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5। प्रिपरेशन की बात करें नाइट्रिक एसिड का, तो लैब में जो है नाइट्रिक एसिड को एक बड़ा ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाया जाता है। थोड़ा हीट करके 423 टू 475 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से डायरेक्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड और सोडियम बाइसल्फेट NeHSO4। तो यह सिंपल सा लैब मेथड है कि अर्जेंटली यदि आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है तो आप सोडियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ, तो वहाँ से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन लार्ज स्केल पे जो बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड, उसके लिए एक स्पेशल मेथड है जिसको हम लोग ओस्टवाल्ड मेथड के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, नाइट्रिक एसिड का जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वह एग्ज़ाम में पूछता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रिक एसिड को बताया कि अर्जेंटली यदि थोड़ा बहुत बनाना हो तो लैब में आप सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन से बनाओगे। लेकिन एक लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा अमोनिया का नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन यदि आपको करना हो तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं। ओस्टवाल्ड ऑब्वियसली नाम है, और यह प्रोसेस जो है वर्क में आया था 1902 में। इस ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं। डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड नहीं बनता है इसमें, जैसे अभी लैब वाला हम देख रहे थे डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड बन गया था, तो यहाँ से डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड नहीं बनता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और कौन कौन से स्टेप्स हैं उसी को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। इसके लिए क्या किया जाता है, अमोनिया गैस नॉर्मल कंडीशन में नॉन कंबस्टाइल है, को ऑक्सीजन गैस से ट्रीट करवाया जाता है। प्लैटिनम या रोडियम मेटल कैटलिस्ट हैं, और वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन और 4 से 10 ATM प्रेशर। तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर वेपर बनेगा। प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, ΔH -905.2 किलोजूल पर मोल। इस स्टेप्स को समझोगे। अमोनिया का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड में। अमोनिया गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसियस स्पीसीज हैं, तो डायरेक्ट दोनों गैस को आप मिला दोगे तो रिएक्शन तो होगा नहीं। गैसियस स्पीसीज का रिएक्शन के लिए जनरली हम लोग कोई मेटल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ जो मेटल कैटलिस्ट है वह प्लैटिनम या रोडियम, ये दोनों ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव हैं। यहाँ आप निकेल वगैरह नहीं ले सकते हो, क्योंकि निकेल ऑक्सीजन से कंबाइन करके निकल ऑक्साइड बना सकता है, रिएक्टिविटी उसका ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ कोई इनर्ट मेटल लिया जाता है। तो इनर्ट मेटल में प्लैटिनम या फिर रोडियम। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 1000 केल्विन। प्रेशर भी ज़्यादा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज़्यादा है ही। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में अमोनिया जो है ना नॉन कंबस्टाइल है, जल्दी जलता नहीं है। लेकिन आप मेटल कैटलिस्ट लिए, हाई टेम्परेचर प्रेशर लिए, तो इसका कंबशन होगा। और कंबशन होकर के हम लोग देख क्या रहे हैं कि यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है और साथ में वाटर वेपर,
इसके साथ ही साथ दिस वन, ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, यह बतला रहा है कि रिएक्शन कितना ज़्यादा एक्जोथर्मिक नेचर का है। और हम लोग जानते हैं कि एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का रेट जो है वह टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। ले सैटलियर प्रिंसिपल को हम लोग डील किए हैं कि किसी भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करता है, घट जाता है। तो यह प्रोसेस तो हाईली एक्जोथर्मिक है, थोड़ा बहुत नहीं, देख रहे हो लगभग 1000 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इतना एक्जोथर्मिक नेचर होने के चलते जो है रिएक्शन को बहुत हाई टेम्परेचर पे आप नहीं कर सकते हो। हालांकि यह जो 1000 केल्विन टेम्परेचर है ये भी कोई कम टेम्परेचर नहीं है। हाँ, तो इसके चलते होगा क्या कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका यील्ड थोड़ा कम मिलेगा, उतना बेहतर यील्ड जो है नहीं मिल पाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग यही करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। स्टेप 2, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जिसके लिए सिंपल एरियल ऑक्सीडेशन है, 2NO गैस प्लस O2 गैस, एयर है या एयर का ऑक्सीजन रिवर्सिबल है नेचर में, तो बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और पीछे जब ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे हम लोग तो वहाँ देखे थे कि NO जो है एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन पे जो है एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, अनस्टेबल होने के नाते ऑक्सीजन से यह कंबाइन तो कर जाता है और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी कुछ वही कहानी था जब हम लोग ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ था, एक और इलेक्ट्रॉन था, प्लस चार्ज भी नाइट्रोजन पे था। और इसमें देखे थे कि होता क्या है कि दो NO2 के मॉलिक्यूल्स डाइमेराइज करके जो है N2O4 बनाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकता है। यहाँ भी ये जो 2NO2 बने हैं ये डाइमेराइज करके N2O4 में बदल जाएंगे, ऐसा पॉसिबली है। या गैस है, यदि लोअर टेम्परेचर है तो यह लिक्विफाई कर सकता है। यह स्टेप भी एक्जोथर्मिक नेचर का है, डेल्टा H -117 किलो जूल पर मोल, ऐसा। हालांकि इस स्टेप की तुलना में कंपेयर करोगे तब तो यह एक्जोथर्मिक नेचर का बहुत कम है। ऊपर वाला में 1000 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा था, इसमें मात्र जो है 117 हो रहा है, तो एक्जोथर्मिक है लेकिन फर्स्ट स्टेप की तुलना में काफ़ी कम है। डाटा 117 नहीं 114 है। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर N2O4 है, इसको जो है वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद मिल जाता है नाइट्रिक एसिड। तो थर्ड स्टेप जो इसका होएगा, तीसरा स्टेप, स्टेप 3 कि यह जो बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3NO2, यह H2O में जब डिजॉल्व किया जाता है, ये तो गैस है लिक्विड, तो डिजॉल्व करने से बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्वस। साथ ही साथ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी निकलता है यहाँ से। एक्जोथर्मिक नेचर का प्रोसेस यह भी है, -117 किलो जूल पर मोल। या फिर N2O4 को यदि आप कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए भी रिएक्शन लिख सकते हो आप, ऐसा। N2O4 को यदि कन्वर्ट करते हो तो 2N2O4, इसके लिए ऑक्सीजन भी सप्लाई करना पड़ेगा, 2H2O लिक्विड गैस लिक्विड, तो यहाँ से भी बनने वाला है 4HNO3 एक्वस, ऐसा। तो ये 3 स्टेप्स, स्टेप 1
अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में हाईली एक्जोथर्मिक नेचर का हुआ, या हाईली एक्जोथर्मिक नेचर का होने का मतलब कि टेम्परेचर पे खास ध्यान रखना है। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो यहाँ यील्ड मिलेगा बहुत ज़्यादा नहीं, और इतना ज़्यादा एक्जोथर्मिक नेचर का यह स्टेप हुआ क्यों? सबसे बड़ा बात यह है कि नाइट्रिक एसिड बनाने का जो तरीका ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है उसमें जो पहला स्टेप है अमोनिया का ऑक्सीडेशन, यह इतना ज़्यादा एक्जोथर्मिक नेचर का क्यों है? तो इसको आप चाहो तो इस प्रकार से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो एक्जोथर्मिक नेचर को, कि अमोनिया जब ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ऐसा, और यहाँ जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड की तुलना में। मतलब रिएक्शन के दरमियान एक वीक बॉन्ड ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना है, टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगा क्योंकि बॉन्ड कमजोर है उसके तुलना में, लेकिन जो नया बॉन्ड बन रहा है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस कारण से मे बी स्टेप हाईली एक्जोथर्मिक नेचर का हो सकता है। साथ ही साथ NO जो है एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसलिए सिस्टम का भी एनर्जी ज़्यादा हो सकता है अनस्टेबिलिटी होने के चलते। सेकेंड स्टेप में फिर हमने क्या देखा कि यह जो NO गैस बना है इसका एरियल ऑक्सीडेशन, एयर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ अपने आप ऑक्सीडाइज कर जाता है NO2 में, और इतना आसानी से ऑक्सीडाइज इसलिए करता है क्योंकि यह अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। हालांकि NO2 बनता है वह भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, रहा तो ठीक, नहीं तो डायमेराइज कर जाएगा N2O4 में। अगेन दिस स्टेप इज ऑल्सो एक्जोथर्मिक। And in the final step, when NO2 gas is dissolved in water, nitric acid is formed along with nitric oxide। तो यहाँ ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना ना, गैसियस प्रोडक्ट होगा तो उसको रिसाइकल कर लिया जाता है, वहाँ से अलग कर लिया जाता है, क्योंकि इसी नाइट्रिक ऑक्साइड का तो फर्दर यहाँ यूज है। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड बनाना पड़ रहा है ऑक्सीडेशन से इतना मुश्किल से, और यहाँ डायरेक्ट निकल रहा है, तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है रिसाइकल कर लिया जाता है वहाँ से, और फिर इसी प्रोसेस को जो है कंटिन्यू किया जाता है। या फिर N2O4 के साथ आप ये करना चाहो तो N2O4 में ऑक्सीजन भी देना होगा और वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ओवरऑल मिल करके वो भी जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब जो यहाँ नाइट्रिक एसिड मिलता है इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड जो यहाँ बना इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और नहीं होता है रीज़न इसका क्या हम लोग दे सकते हैं कि यह जो HNO3 बना एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं डिस्टिलेशन करते हैं। इसका डिस्टिलेशन करोगे तो देखो नाइट्रिक एसिड जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से काफ़ी कम होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 373 केल्विन, और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188 केल्विन। तो यदि दोनों का मिक्सचर है एक्वस नाइट्रिक एसिड, इसको आप हीट करोगे डिस्टिलेशन करोगे इसका, तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, तो ये पहले बॉयल करेगा, डिस्टिल ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से जब निकलेगा तो दूसरे कंटेनर में इसको कंडेंस्ड करके रख लेना है। तो ऐसा जो करके यहाँ नाइट्रिक एसिड मिलता है डिस्टिलेशन करके, वह 68% बाई मास होता है ऐसा। और यही 68% बाई मास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज ए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 के रूप। अब चाहो तो आप इसको और बढ़ा सकते हो कि 68% ही बाई मास है, मतलब अभी भी इसमें वाटर तो प्रेजेंट है ही। तो अब जो यहाँ वाटर प्रेजेंट है यदि उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही बेहतर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, वाटर को वहाँ से निकाल देगा, और अप्रॉक्स यहाँ 98% HNO3 का यील्ड मिलता है ऐसा। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से जो नाइट्रिक एसिड मिलता है एक्वस फॉर्म में होता है, तो उसको आप कंसंट्रेट कर सकते हो डिस्टिलेशन करके, जहाँ से आपको 68% जो है नाइट्रिक एसिड मिलेगा। और उस 68% नाइट्रिक एसिड को आप फर्दर कंसंट्रेट करके 98 कर सकते हो, जिसके लिए आपको डिहाइड्रेशन करना होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब इसमें से एक होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, इससे फ्यूम निकलते रहता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है, तो इट कंटेन्स
इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इन कंसनट्रेटेड HNO3। और मतलब ये जो नाइट्रिक एसिड है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, मतलब देखोगे कि जैसे नाइट्रिक एसिड का बॉटल है और यदि फ्यूमिंग है, फ्यूमिंग HNO3, तो इससे ब्राउन कलर का वेपर निकलते रहता है, ब्राउन वेपर। अच्छा, और यह जो ब्राउन वेपर निकलते रहता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोल रहे हैं इसको, तो ब्राउन वेपर किसका होता है? NO2 का। अब बोलोगे इसमें NO2 आया कहाँ से? तो प्रोसेस के दरमियान हम लोग क्या देखें कि यहाँ बन रहा है NO तो काफ़ी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका तो बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के साथ। अभी स्टेप्स में ही हम लोग देखे थे। तो यही NO जो है, अब NO को रिसाइकल करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे NO के मॉलिक्यूल्स रिसाइकल हो जाए। तो यदि NO के कुछ मॉलिक्यूल्स बच गए हैं तो वह एयर का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करके NO2 बन जाएंगे, और वही NO2 जो है इसमें डिजॉल्व रहेंगे, और उसी के चलते जो है ब्राउन वेपर निकलता है, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 जो है कंसनट्रेटेड, और उसमें NO2 गैस डिजॉल्व होगा। NO2 गैस आया कहाँ से? तो प्रोसेस के दरमियान जो यहाँ साइड प्रोडक्ट बन रहा था नाइट्रिक ऑक्साइड, यही ऑक्सीडाइज कर जाता है NO2 में। तो यही थे ओस्टवाल्ड प्रोसेस के कुछ स्टेप्स। सिंपल सा है। स्टेप 1 में अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। और स्टेप 2, नाइट्रिक ऑक्साइड एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन होने के चलते, तो यह बहुत जल्दी जो है ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, सिंपली एयर का ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमने बनाया वह या तो डाइमेराइज कर जाएगा, या यदि वैसा ही है तो थर्ड स्टेप में आप उसको वाटर में डिजॉल्व करो, तो वहाँ से बन जाएगा नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है। और बताया कि यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज कर जाता है NO2 में, और उसमें डिजॉल्व रहेगा, जिसके चलते ब्राउन वेपर निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो अच्छे से फिट कर लोगे दिमाग में। ओस्टवाल्ड प्रोसेस आता है एग्जाम में कि नाइट्रिक एसिड को ओस्टवाल्ड प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, तो आप इन स्टेप्स को वहाँ डील कर लोगे। और सारे स्टेप्स बताए कि एक्सोथर्मिक है तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस काफ़ी केयरफुली हैंडल किया जाता है, एक्सोथर्मिक नेचर होने के चलते रिएक्शन का। अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, जो एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड है, एनहाइड्रस HNO3, यह एक कलरलेस लिक्विड है, या कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूम निकलते रहता है इससे, वेपर टाइप का। पंजेंट स्मेल है, तीखा स्मेल, पंजेंट स्मेल। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट 231 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 356 केल्विन। थर्ड, हाईली एसिडिक नेचर का है, हाईली एसिडिक नेचर का, इसलिए जो इसका pK वैल्यू है काफ़ी कम है, -1.4। हाईली पोलर भी है, हाईली पोलर नेचर का, जो डायपोल मोमेंट है म्यू का वैल्यू 2.17 डिवाई, डेंसिटी 1.5129 ग्राम पर ml, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी हुआ इसका, प्योर वाटर से। और साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.414। तो इन डाटा के आधार पे हम लोग क्या क्या यहाँ कंक्लूजन निकालेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला, एनहाइड्रस है, वाटर नहीं है, या यूँ बोले प्योर फॉर्म में यदि है
तो कलरलेस होगा, फ्यूम निकलेगा, और कहीं NO2 डिजॉल्व है तो ब्राउन फ्यूम निकलेगा उससे। पंजेंट स्मेल है, अनप्लीजेंट दिखा। सॉलिड HNO3 है तो मेल्टिंग पॉइंट 231 केल्विन, और यदि लिक्विड है नाइट्रिक एसिड जो ओरिजिनल फॉर्म में तो 356 केल्विन, प्योर HNO3 रहे तो। हाईली एसिडिक है, pKa का वैल्यू -1.4, तो या pKa और Ka के बारे में इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो है डील किए हम लोग, और उसमें से जो एक एसिड का स्ट्रेंथ है, एसिडिक का स्ट्रेंथ, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pK वैल्यू का। तो pK वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब काफ़ी कम है। इसका मतलब हुआ कि HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है उसको डील करेंगे अभी। हाईली पोलर नेचर का है, डायपोल मोमेंट 2.17 डिबाई, वाटर से भी ज़्यादा पोलर। वाटर का डायपोल मोमेंट 1.82 डिबाई होता है, इसका 2.17, तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, मतलब वाटर से ज़्यादा पोलर भी है। डेंसिटी वगैरह वाटर से ज़्यादा है, वाटर का 1 ग्राम पर ml जो प्योर वाटर है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है। अब इस एसिडिक नेचर को यदि हम लोग एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एसिडिक होने के पीछे क्या वजह है? तो वजह है कि HNO3 को यदि आप एक्वस मीडियम में लाते हो तो यह H+ दे करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, साथ ही साथ नाइट्रेट आयन बनेगा। तो यह एसिड है, तो यह जो नाइट्रेट आयन है ऑब्वियसली इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। और पीछे डील किए हैं कि किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ 2 फैक्ट पे डिपेंड करता है। पहला कि उसका H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या है, कितना जल्दी H+ रिलीज करता है, और H+ रिलीजिंग टेंडेंसी डिपेंड करेगा कि H+ रिलीज करने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है उसका स्टेबिलिटी क्या है। तो यदि H+ रिलीज करने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है वह अधिक स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, तो वैसे सब्सटेंस का H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी काफ़ी हाई होता है और वे एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो यहाँ जो कंजुगेट बेस बना HNO3 का, NO3- नाइट्रेट आयन, यह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस से इसका स्टेबिलिटी जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? तो देखते हैं। नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस वन इज नाइट्रेट आयन। अब इसके रेजोनेंस को यदि एक्सप्लेन करोगे तो आप दिखा सकते हो इसका रेजोनेंस ऐसा, माइनस सिंगल बॉन्ड N, अब इधर डबल बॉन्ड वो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज खत्म, यहाँ सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे प्लस बरकरार रहेगा, ऐसा। तो ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। इसमें से आप देखोगे तो नाइट्रोजन के अगल बगल जो है अभी 1, 2, 3 सिग्मा है और 1 पाई है। तो यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे यहाँ से, तो या सिग्मा 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 पाई, या फिर इसको आप शिफ्ट किए हो तो पाई दिखाओ, ये सिग्मा दिखाओ। तो अगल बगल 3 सिग्मा हुए। 3 सिग्मा के आधार पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 का मतलब हुआ प्लानर। और एक प्लानर सिस्टम में जो है रेजोनेंस काफ़ी कॉमन होता है। रेजोनेंस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, और यह पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन यहाँ काफ़ी आसानी से होगा क्योंकि यह एक प्लानर सिस्टम है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लानर। तो इसके चलते आप पाई इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम पे ऐसे डीलोकलाइज करवा सकते हो। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन से सिस्टम का एनर्जी घटता है, एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो HNO3 जब H+ रिलीज कर रहा है तो जो उसका कंजुगेट बेस बन रहा है वह बहुत स्टेबल है रेजोनेंस के चलते, इसीलिए इसका H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है और यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा। तो यदि एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग है
तो ऑब्वियसली जो इसका कंजुगेट बेस होगा या वीक होगा। कंजुगेट बेस मतलब या बेस का काम करेगा, क्यों? क्योंकि माइनस है ना, तो ये H+ को लेगा, ये H+ दे रहा है इसलिए एसिड, और ये H+ लेगा इसलिए बेस। लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, H+ जल्दी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड नहीं है बल्कि डीलोकलाइज्ड है, इधर उधर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स नहीं है, इसका हाई है, सो वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जैसे अभी इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ गया तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ देखोगे तो गायब हो गया, ऐसे करके। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वह काफ़ी वीक होता है। तो अच्छे से इसको जो है ध्यान में रखना है। ऐसा भी आता है नाइट्रेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, या नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे एक्सप्लेन करो आप। तो पीके वैल्यू तो ठीक है, वो सपोर्ट करने के लिए होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे देना होगा कि द कंजुगेट बेस ऑफ HNO3 इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड दिस इंक्रीजेज द H+ आयन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ HNO3 एंड हेंस इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें, या तो देख ही लिया हमने। किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ देखना हो तो आप यही काम करोगे, उसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को जो है देखना, उसके कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी पर फोकस करना। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में तो हमने देखा कि एसिडिक नेचर का है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जब HNO3 को वाटर में करोगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, साथ ही साथ नाइट्रेट आयन बनेगा। तो यहाँ से यदि हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K का, तो कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। वाटर सॉल्वेंट है, एक्सेस रहेगा तो इसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान के इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O हो जाता है Ka, और इधर हो गया H3O प्लस से NO3 माइनस से HNO3। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि Ka इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अरे भाई, कोई भी एसिड को आप एसिड माने किसी सब्सटेंस को आप एसिड बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वह वाटर में हाइड्रोनियम आयन देगा, H+ आयन देगा। तो यह हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा मतलब वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है। अब इसमें से pKa बराबर होता है log 1/Ka। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो यदि Ka का वैल्यू ज़्यादा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो pK का वैल्यू कम होगा। वही तो हमने पीछे लिखा था कि pK का वैल्यू माइनस में है HNO3 का, जो काफ़ी कम है, इंडिकेट करता है कि यह कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एक नॉर्मल एसिड का जो रिएक्शन होता है वाटर में हाइड्रोनियम आयन देना, वो देगा ही, दिया ही। ब्लू लिटमस को रेड करना, और उसके बाद जो नॉर्मल कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, उनके साथ कंबाइन करना। तो जैसे आप सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाओगे HNO3 से, तो कार्बोनेट का एसिड से जो रिएक्शन होता है कि सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O निकलता है, तो निकलेगा। वैसे ही बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन होता है, तो सेम प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये कॉमन एसिड के जो रिएक्शंस हैं वही सब है। उसके बाद बेसिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वे बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड्स के साथ भी एसिड रिएक्शन करते हैं। तो उसमें से आप जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, और इसका यदि आप रिएक्शन करवाओगे HNO3 से, तो यहाँ भी कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा और रिलीज होगा H2O, ऐसा। तो ये कॉमन से रिएक्शंस हुए जो किसी भी एसिड के लिए होता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 इवॉल्व करेगा, जिसके चलते इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, बुदबुदाहट।
बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक नेचर का है HNO3, तो बेसिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके जो है सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर यहाँ से जो है ये करेगा। अब HNO3 इज a very strong oxidizing agent, very strong oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर HNO3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किस आधार पे है, कैसे है, उसको तो एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यह डिकम्पोज करके H2O प्लस 2NO2 प्लस ऑक्सीजन, और यही काम आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए यदि करते हो, डाइल्यूट के लिए, तो H2O प्लस 2NO प्लस 3O। अच्छा, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात है क्या, नोटिसिएबल, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ भी +5 होगा। यहाँ NO2 बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, इसमें है +2। यहाँ 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ 3 मोल निकल रहा है। तो दोनों जगह इसका हुआ तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन, यहाँ भी होना है रिडक्शन। ऐसा, तो यदि खुद रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा ही, और खुद जो रिड्यूस कर रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन लिबरेट करता है, जो ऑक्सीजन देता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस हिसाब से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे HNO3 को। और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू से जो है सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी तक में इस 2 रिएक्शन को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन देता है, NO2 यहाँ निकलता है। इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि मेन स्केलेटन इक्वेशन यही सब दिखाने वाला है। डाइल्यूट रहा तो 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको आप ऐसे याद रखोगे कि कंसंट्रेटेड है और डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट में तो कम रहेगा HNO3, तो कम रहेगा तो यहाँ जो ऑक्साइड बनेगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा, लोअर कंसंट्रेशन तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर कंसंट्रेशन तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 ही ऑक्साइड ही बन रहा है, NO चाहे NO2। तो NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब भी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला एसिड का है, मतलब कंसंट्रेटेड का, और इसमें कम है +2, मतलब लोअर कंसंट्रेशन वाला एसिड है, मतलब डाइल्यूट का है। तो इस आधार पे आप इस इक्वेशन को केवल याद रखोगे कि कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे टूटता है और डाइल्यूट HNO3 जो है कैसे टूटता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे नाइट्रिक एसिड का एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यह काम कर रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किस सब्सटेंस को यह ऑक्सीडाइज कर पाता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन बातों का डिस्कशन हम लोग आगे का लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।